नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर मैं सीमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संस्कृत ऑनलाइन चैनल को देखने वाले सभी शिक्षक व विद्यार्थी, जो भी दर्शक इस चैनल को देखते हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम है, प्रथम स्तरीय जो हमारी परीक्षा होगी, जो नवंबर में होगी, और जो हमारा पेपर होगा वो MCQ बेस्ड होगा, बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो है उसमें आएंगे। तो आज हम उसी प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे जो CBSE के द्वारा जारी किया गया है। तो सभी बच्चे अगर इस प्रश्न पत्र का अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं और इसी से संबंधित अन्य भी जो प्रश्न जो हैं आप करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम से पहले बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी और परीक्षा में पूर्ण अंक जो है आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम प्रथम स्तरीय परीक्षा के लिए जो हमारा आदर्श प्रश्न पत्र है उसका कैसे हमें समाधान करना है, कैसे सॉल्व करना है पेपर को, आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो आदर्श प्रश्न पत्र है, ये आपका समय जो है 1.5 होरा, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा और संपूर्ण अंक होंगे 40। ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अनुप्रयुक्त व्याकरणम, इसमें से जो पहला प्रश्न है वो देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधिच्छेद पदम व चिनुतः, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद का संधि पद या संधिच्छेद पद चुन करके आपको लिखना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, कुल 4 प्रश्न करने हैं। आपको अगर सारे प्रश्न करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन 4 प्रश्न के अंक आपको इसमें दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है महानगर मध्ये चलदनीशम कालायास चक्रम। आप इस बात का ध्यान रखें, ये जितने भी प्रश्न हैं MCQ बेस्ड, वो हमारे पाठ्य पुस्तक के जो आपके पाठ हैं उन पाठों में से लिए गए हैं। जो संधि है, समास हैं, जो भी प्रश्न यहाँ पर आएंगे तो उससे भी संबंधित MCQ की अलग से वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। आपके जो 4 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आने हैं, चारों चैप्टर्स की वीडियो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखते हैं जिसको अंडरलाइन किया हुआ है चलद अनीशम। तो पहला है चलद जमा निशम, चलत जमा अनीशम, ग चलद जमा अनीशम और घ है चल जमा दनीशम। तो अगर आपने संधि को अच्छे से समझा है, सभी टॉपिक्स की वीडियो भी आप अलग से देख सकते हैं। अगर आपने संधि को अच्छे से समझा है तो आपको इसका उत्तर आसानी से पता चल जाएगा। तो चलत जमा अनीशम, त का द कब हो जाता है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण कब होता है, जब हमारे सामने क्या होता है, द्वितीय जो हमारा पद है उसमें कोई भी स्वर हो, तो त का क्या हो जाएगा, उसमें द बन जाएगा। तो जो ख जो है हमारा इसमें चलत, इसमें हलंत जमा अनीशम, ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यत् जमा मानुषादपि विभेषी। अब यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है यत् जमा मानुषादपि। अब आप देखेंगे ऊपर भी त आया था और नीचे वाले में भी त आया था, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर जो है म आया है, अंतिम अक्षर आया है सामने, तो प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में, अंतिम वर्ण में परिवर्तन होने वाली ये संधि है। तो इसमें त का अंतिम वर्ण क्या होगा, न होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, क यत् मानुषादपि नहीं होगा, ये ख यद मानुषादपि भी नहीं होगा, ग यन मानुषादपि, ये जो है हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि घ यत त जिसमें पूरा है वो भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पर त का क्या हो जाएगा, न बन जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो पद है हमारा म है और उसी को देख करके उसमें परिवर्तन होगा। संधि में हमेशा बीच में परिवर्तन होगा, आप ये ध्यान रखें। बाद वाला जो भी शब्द है पूरा, उसको आप कहीं भी परिवर्तित नहीं करेंगे। अगला है तीसरा अति दीर्घ प्रवासः जमा अयम। अब ये देख रहे हैं विसर्ग, विसर्ग संधि है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जो संधियां हैं आपको वही पढ़नी है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। चैनल पर आपको सिर्फ पाठ्यक्रम से संबंधित हर सामग्री मिलेगी, 10th क्लास की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, तो आप वहाँ पर देखें। प्रवासः जमा अयम, अब विसर्ग के सामने हमारा क्या आया है यहाँ पर,
आया है तो इसमें प्रवासः, विसर्ग का ऊ होने वाली संधि है, पहले ये विसर्ग का ऊ हो जाता है और ऊ को ओ में परिवर्तित हो जाता है, और अगर सामने हमारा कोई स्वर हो तो वो पूर्व रूप बन जाता है। पूर्व रूप किसको बोलते हैं? जो ये एस की तरह बना हुआ आपको दिखाई देता है उसको बोलते हैं। तो क प्रवासो अयम, ये जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। ख प्रवासरयम नहीं होगा, प्रवास अयम ग ये भी नहीं होगा, और घ प्रवासो यम ये भी नहीं होगा। क सही उत्तर होगा। आगे है 4, अचिरादेव चंडवातेन मेघ रवैश्च प्रवर्षः समजायत। यहाँ पे देखते हैं मेघ रवैश्च, इसमें संधि हमें करनी है, संधि विच्छेद करना है। तो इसमें श आया है, तो इसमें क्या है, जो श आया है उससे हमें पता चल रहा है विसर्ग से ये श बना है, क्योंकि ये हमारी विसर्ग से श और स होने वाली संधि है। तो क है मेघ जमा रवैश्च, ख है मेघ रवै जमा च, मेघ जमा रवैश्च, और अंतिम है घ मेघ रवै जमा च। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा? मेघ रवई, घ जो है विसर्ग जमा च, क्योंकि विसर्ग का क्योंकि सामने च आने से क्या हो जाएगा? श, तालव्य श बन जाएगा, और आधा तालव्य श उसमें ऐड होगा तो क्या बनेगा? मेघ रवैश्च। आप अच्छे से इसको समझने के लिए संधि के नियम एक बार अच्छे से देख लें। जिन बच्चों ने उसको देखा है उनके डाउट्स बिल्कुल ही क्लियर होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। आगे है 5वां, अयम एक है जमा तावत। अब इसमें क्या होगा? अयम एक है जमा तावत, ये भी विसर्ग वाली संधि है। तो जब त सामने आता है और विसर्ग आया है आपका, तो कौन सा स बन जाएगा? दंत स बन जाएगा। दंत से कौन सा होता है? जैसे मेरा नाम सीमा है, जो स उसमें आता है उसी को हम दंत स बोलते हैं। तो पहला है अयम एकश तावत, दूसरा है अयम एकश तावत, और अयम एकस तावत, और अयम एको तावत। तो इसमें दंतश ग में आया है अयम एकस तावत, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। तो ये था आपका संधि का प्रश्न जो यहीं पर समाप्त होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 2, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासम विग्रहम वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों का आपको समास या विग्रह, आप समासपद भी बना सकते हो और विग्रह भी, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। प्रदत्त विकल्पेभ्यः, नीचे दिए गए विकल्प से आपको चुनना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यहाँ पर भी आपको 4 प्रश्न हल करने हैं। देखते हैं पहला, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। तो इसमें आया है समलम, समलम। अब ये आपको देखना है स कहाँ पर आता है, कौन से समास का इसमें प्रयोग है और क्या नियम लगेगा। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास है हमारा स का अर्थ होता है सहितम। तो जहाँ पर भी सहितम का प्रयोग हुआ है वहीं पर हमें उत्तर मिल जाएगा। पहला मलस्य योग्यम, दूसरा ख मलम मलम प्रति, तीसरा मलेन सहितम, और चौथा मलस्य अभाव है। तो ग जो है मलेन सहितम वो है हमारा सही उत्तर। तो आप कोई भी व्याकरण का जब भी प्रश्न करें उससे पहले उस टॉपिक के सारे डाउट्स जरूर अपने हल कर लें, उसमें देख लें कि आपको ये टॉपिक अच्छे से आता है, यानी कि जो भी समास आपके पाठ्यक्रम में आ रहे हैं पहले उनको याद करें, समझें, फिर ये प्रश्न करें। दूसरा है भयेन आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगालः हसन आह। भयेन आकुलम, भय से व्याकुल। अब यहाँ पर इसका हमें क्या बनाना है? समस्पद बनाना है। तो भयेन में तृतीय विभक्ति, हमें यहाँ इसकी विभक्ति हटा देंगे, भय शब्द बच जाएगा पुल्लिंग में। तो क्या बचेगा? भयेनाकुलम, क नहीं, ख भयाकुलम, ग भयकुलम, और घ है भया आकुलम। तो इसमें क्या बनेगा इसका सही उत्तर? भयाकुलम। ख जो है क्योंकि भय और आ उसमें जुड़ गया, भयाकुलम, ख जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। कुशलवौ, अब ये पेयर में जो शब्द आते हैं हमें पता है ये कौन सा समास है? द्वंद्व जो है, द्वंद्व समास है हमारा यहाँ पर। तो इसका हमें बहुत अच्छे से आता है किस तरीके से विग्रह करना है, क्योंकि हमने वीडियोज में सीखा है ये। पहला है क कुशः च लवः च, ख लवः च कुशः च, ग लव्यो च कुशयो च, घ कुशस्य च लवस्य च। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो हमारा ख है,
जो क है सॉरी वो जो है हमारा सही उत्तर होगा कुशः च लवः च, क्योंकि कुश और लव दिया हुआ तो उसी क्रम में हम चलेंगे, लवः कुशः उसको नहीं समझेंगे। कुशः च लवः च यही हमारा सही उत्तर रहेगा। चौथा जो प्रश्न है, कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रस्य कर्षणम कुर्वन्नासीत्। क्षेत्रस्य कर्षणम, क्षेत्र शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी है तो यहाँ पर हमें उसको हटाना है क्योंकि हमें समस्त पद बनाना है। तो उसको क्या बनेगा, क्षेत्राकर्षणम नहीं बनेगा, क्षेत्रम कर्षणम, क्षेत्रस्य कर्षणम ग और घ है क्षेत्र कर्षणम। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा, घ जो है क्षेत्र कर्षणम। सिंपल, इसमें कोई विभक्ति नहीं रहेगी, विभक्ति हम हटा देंगे, क्षेत्र शब्द बचेगा और आगे उसमें कुछ ऐड नहीं होगा, कर्षणम सीधा उसके साथ जुड़ जाएगा। तो घ जो है हमारा सही उत्तर होगा। पांचवा है, श्री राम है सवाष्पम अवलोकयति। श्री राम है सवाष्पम, फिर से स शब्द आया है तो इसका एक उदाहरण ऊपर भी आया हुआ है, तो स से हमें पता है सहितम वाला होगा, लेकिन स के साथ सहितम के साथ तृतीय विभक्ति भी आती है, ये भी ध्यान रखें आप। तो तृतीय विभक्ति वाला कौन सा होगा, क वाष्पस्य सहितम, षष्ठी विभक्ति आई है इसमें। स्व च वाष्पम च, वाष्पस्य अभाव है और ग वाष्पेन सहितम। तो ग जो है इसमें तृतीय विभक्ति है, वाष्प में वाष्पेन सहितम, तो यहाँ पर ग जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से हमने समास का प्रश्न जो है यहाँ पर सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चिनुतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के प्रकृति और प्रत्यय को संयोज्य या तो जोड़ना है, विभज्य या अलग अलग करना है और उचित उत्तर को आपको विकल्प में से चुनकर लिखना है। बच्चों, ये प्रश्न मैं आपके लिए बार बार इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि प्रश्न का समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो आपके उत्तर भी ठीक नहीं होंगे। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, यहाँ पर भी 4 प्रश्न हल करने हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, प्रत्यय का ये प्रश्न है हमारा। तो देखते हैं पहला, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। तो रेखांकित किया गया है बुद्धिमान को। तो हमें पता है हमारे पाठ्यक्रम में मतुप प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है और मतुप का मान वान बचता है। तो हमें अगर ये छोटी छोटी बातें पहले से पता होंगी तो हम फटाफट उनके उत्तर दे सकते हैं। तो क बुद्धि जमा तल, ख बुद्धि जमा टाप, ग बुद्धि जमा मतुप और घ बुद्धि जमा त्व। तो बुद्धि जमा मतुप ग जो है वो हमारा सही उत्तर रहेगा यहाँ पर। आगे है दूसरा, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। मिलिता, यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग शब्द दिखाई दे रहा है। ये तो स्त्रीलिंग किससे होता है, टाप प्रत्यय से होता है। तो क मिलित जमा टाप, मिल जमा टाप ख, ग मिल जमा त्व और आगे है मिल जमा कत प्रत्यय। तो इसमें क्या होगा, मिलित जमा टाप, मिलिता। आप ध्यान दें, जो शब्द प्रश्न में पूछा हुआ है उसी में आ ऐड होगा। जैसे मिल जमा टाप से मिलिता नहीं बनेगा। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसके नियम अच्छे से समझें। आगे है तीसरा, बुद्धि बल जमा मतुप तन्वी सर्वकारीषु सर्वदा। तो यहाँ पर क्या होगा, बुद्धि क्या बनेगा, बुद्धि बल जमा मतुप। अब ये बहुत ध्यान देने योग्य प्रश्न है। बल जमा मतुप, वैसे आप सोचेंगे कि बलवान बनेगा, ठीक है, लेकिन हमें इसका जो पूरा वाक्य है उसके अर्थ को समझना है। बुद्धि बल जमा मतुप, बुद्धि के बारे में बताया गया है तो बुद्धि तो बलवती होगी ना कि बलवान होगी। तो जो मतुप प्रत्यय हमारा तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तो यहाँ पर बलमती कोई शब्द नहीं होगा, ख बलवान नहीं होगा, ग बलवती और घ बलवत्य है। तो ग जो है वो हमारा बलवती यहाँ पर सही अर्थ होगा। तो मतुप प्रत्यय में लिंग का ध्यान जरूर रखें, वाक्य में किसके बारे में पूछा गया है। चौथा है, आकारस्य लघु जमात्व कार्य बाधक न भवेत। लघु जमात्व, त्व प्रत्यय का त्व शेष रहता है और जब बनता है तो त्वम ऐड हो जाता है। तो क में लघुता, ख लघुत्वम और ग लघुत्वा और घ लघुत्व है। तो इसमें क्या बनेगा, लघुत्वम। ख जो है हमारा सही उत्तर होगा, लघुत्वम। पांचवा है, वेदानां महत्वम को न जानाति। तो इसमें महत्वम, हमें पता है कि त्व प्रत्यय ही आएगा, तो अलग कैसे करना है इसको, विभज्य कैसे करना है। महत जमात्वा नहीं, मह जमात्व नहीं, महत जमात्व, इसमें ऑलरेडी पहले में भी डबल त है और एक और त आगे आ गया।
तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे प्रश्न में डबल तय है तो महत जमा त्व जो घ है वो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि डबल तय हो जाएगा और महत्वम जो है हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रत्ययों को सोल्व करना है। आप इससे पहले इसकी वीडियो भी जरूर देखें और इसको अच्छे से समझ लें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। वाच्य से नियम गुणम उचितम विकल्पम चुनते हैं। वाच्य के नियम के अनुसार उचित विकल्प आपको यहाँ पर चुनना है। पहला है बालक है डैश खादती ही। अब बालक क्या खाता है? पायसम क ख पायस है और ग पायसेन और घ है पायसस्य। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा हमारा? पायसम। बालक है पायसम खादती। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये हमारा कर्तृवाच्य है, ऐसे हमारा कर्मवाच्य हमें बनाना है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा है डैश चित्राणी दृश्यन्ते। तो इसमें हमें चेंज करना है, क्योंकि ये हमारा ये आप देख रहे हैं चित्राणी दृश्यन्ते, इसमें हमें विभक्ति का चेंज करना होगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। पहला है क अहम, ख माम, ग मया और घ मह्यम। तो चित्राणी दृश्यन्ते, तो इसमें क्या होगा? मया, मेरे द्वारा चित्र देखे जा रहे हैं। तो अहम की तृतीय विभक्ति क्या होती है? मया। तो जब भी आप वाक्य को समझें उसमें प्रथमा विभक्ति का और जो आपकी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं उनको जरूर याद कर लें। जैसे वैसे हमारा पश्यति होता है, इसमें हमारा दृश्यते और दृश्यन्ते इस प्रकार से चलता है। अगला है तीसरा मात्रा रोटिका डैश। मात्रा, अब मात्रा शब्द भी तृतीय है तो हमें पता है पीछे वाली जो धातु आएगी वो भी प्रेरणार्थक होगी वाच्य के अनुसार। तो माता के द्वारा रोटियां पचती, क ख पच्यन्ते और ग पच्यते और घ पचन्ति। तो इसमें मात्रा रोटिका क्या होगा? पच्यन्ते, पकाई जा रही हैं। ठीक है, अगला है फोर्थ, चौथा जो है हमारा डैश फलानी आनयति। अब ये सिंपल दिख रहा है हमारा। तो पित्र है क, ख पित्रौ, ग पित्रा और घ पिता। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति वाला ही आएगा। तो प्रथमा विभक्ति वाला घ है पिता। पिता फलानी आनयति, पिता फल लाते हैं। तो इस प्रकार से वाच्य जो है बहुत आसान है, लेकिन आपको इसमें विभक्तियां शब्द रूप अच्छे से याद जरूर होने चाहिए। शब्द रूप और जो धातु रूप हैं वो आपके बिल्कुल बेसिक व्याकरण है, सारा प्रश्न पत्र उससे जुड़ा हुआ है, तो उसको आप अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। प्रदत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम काल बोधक शब्दम चिनुत है। नीचे दिए गए विकल्पों से समुचित काल बोधक शब्द जो है आपको चुनने हैं। और आपकी आसानी के लिए ये प्रश्न आपका समय का है, क्योंकि आप समय से इसको समझते हैं। तो केवलम प्रश्न चतुष्टयम 4 प्रश्न करने हैं इसमें भी। तो इसमें मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि एक भी नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। पहला है माता प्रातः डैश और 8 बजे का इसमें टाइम दिया हुआ है उत्तिष्ठति। तो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला सार्ध अष्टवादने, अष्टवादने ख, ग पादोन अष्टवादने और घ है आष्टवादने। तो हमें पता है 8 की संस्कृत क्या होती है? अष्टवादने। तो ख जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला है चेतक एक्सप्रेस इति रेलयानम डैश देहलीम आगच्छति। अब कितना समय दिया है? 4:45। ये वाला 45 वाला जो समय है इसमें आप थोड़ा सा गलती करते हैं। तो इसको हम जैसे समय को बोलते हैं 4:45 को हम कैसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? 4:45। तो पहले हम पौने की संस्कृत बनाएंगे। पौने की संस्कृत पादोन और 5 की संस्कृत क्या होगी? पंच। तो इस प्रकार से इसको बनाएं, ना कि जैसा कि समय लिखा हुआ है वैसे। तो पहला नहीं होगा सार्ध चतुर्वादने, ख पादोन चतुर्वादने, ग पादोन पंचवादने और घ सपाद चतुर्वादने। जो ग है पादोन पंचवादने 4:45, ये जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे है तीसरा मल्लिका डैश 7:30 इसमें दिया हुआ है 7:30 प्रातराशम करोति। ठीक है, जो 7:30 बजे वो करती है अपना नाश्ता। तो साढ़े की संस्कृत बनानी है और 7 की बनानी है। तो पहला है सार्ध सप्तवादने, ख सपाद सप्तवादने, ग पादोन सप्तवादने और घ सप्तवादने। तो पहला क जो है सार्ध सप्तवादने वही हमारा उत्तर होगा।
अगला है चौथा, राहुलः प्रातः भ्रमणाय डैश उद्यानम गच्छति। कितना समय दिया है? 6:15। तो क्या बोलते हैं इसको हम? 6:15। सवा की संस्कृत और 6 की आपको आनी चाहिए। तो पहला है षड्वादने, ख सार्ध षड्वादने, अब ग पादोन षड्वादने और घ सपाद षड्वादने। तो सपाद क्या होता है? सवा। तो यहाँ पर घ जो है वो हमारा सही उत्तर रहेगा। पांचवा है रेल यानम एकम डैश 1:15 उत्तरांचलम प्रति गच्छति। तो 1:15 मतलब 1:15 बोलते हैं हम इसको। तो 1:15 की संस्कृत कैसे बनाएंगे? क सार्ध 1 वादने, ख सपाद 1 वादने और ग पादोन 1 वादने और घ 1 वादने। तो हमें पता है सवा की संस्कृत होती है सपाद, तो ख सपाद 1 वादने, ये जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हमने समय के प्रश्न को हल किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। वाक्य अनुगुणम उचित अव्ययपदम चिनुतः। केवलम प्रश्न त्रयम। केवल 3 प्रश्न यहाँ पर आपको करने हैं। पहला है दुर्वहम डैश जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम। अव्यय पद आपको पता ही होंगे, अपि, एव, तथा, यथा, तत्र, अत्र, ये सब अव्यय पद होते हैं। तो आप वाक्य को पढ़ के उसका अर्थ निकाल कर ही आप इसका उत्तर दें। तो ये जो प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। अगर आपने इसको पढ़ा है चैप्टर को अच्छे से तो वैसे ही पता चल जाएगा कि इस शब्द के बाद क्या आएगा, क्योंकि पहले ही लाइन है ये आपके चैप्टर में। दुर्वहम डैश जीवितम जातम, तरही, ख शनई, ग सहसा और घ अत्र। तो आता है दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, कि यहाँ पर जीना दुर्भर हो गया है। तो घ जो है इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है यत्र अस्ते सा धूर्ता डैश गम्यताम। यत्र अस्ते सा धूर्ता, जहाँ पर वह धूर्ता है, डैश गम्यताम तत्र, इसमें पता चल रहा है ना, सेंस से पता चल रहा है कि वहीं पर जाइए। तो क तत्र जो है इसका सही उत्तर होगा। ख ग और घ ये इसके उत्तर नहीं होंगे। आगे है प्रश्न 3। स दीनः इति जानन डैश कृषकः तम बहुधा पीड़यति। स दीनः इति जानन, वह दीन है ना, यह जानते हुए भी उसको कृषक क्या कर रहा था? पीड़ित कर रहा था। तो भी के लिए क्या आएगा? श्वः नहीं, ख कुतः नहीं, ग अपि। अपि जो है इसका यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। तो आपको पाठों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं बार बार कह रही हूँ, पाठों से ही ये प्रश्न लिए गए हैं और ये प्रश्न आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं अगर आपने पाठों को नहीं पढ़ा। चौथा जो प्रश्न है, रामम उपसृत्य प्रणम्य डैश कुशलवौ वदतः। रामम उपसृत्य, राम के पास जाकर के प्रणम्य डैश कुशलवौ, कुशलव कहते हैं। वृथा नहीं हो सकता, ख च, ग हय नहीं हो सकता और घ इतस्ततः भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर च जो है, रामम उपसृत्य, राम के पास जाकर, प्रणम्य च, और प्रणाम करके, च का अर्थ और, कुशलव कहते हैं। तो इस प्रकार जो अव्यय हैं कहने को बहुत आसान है, लेकिन इनमें गलती बच्चे करते हैं क्योंकि आप बिना पढ़े इनको लिखते हो। इसमें आपको जब तक अर्थ नहीं पता होगा वाक्य का, उसके बिना आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो जैसी भी हिंदी छोटी जैसी भी आपको करनी आती है वैसे करिए इसको और फिर आप इसका उत्तर लिखिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की ओर। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित जो पद है वो अशुद्ध है और शुद्धम वे पदम विकल्पे भय चिन्होत है। शुद्ध पद आपको चुनकर लिखना है। केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न करने हैं। तो पहला है त्वम पाठम पठती। पठती, त्वम पाठम पठती। अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियो में अगर अनुवाद को देखा है तो ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होगा। मैंने 5 वीडियो अनुवाद के ऊपर बनाई है जिसमें मैंने अशुद्धि संशोधन का और एक एक लकार के साथ किस तरीके से ये छोटे छोटे वाक्य बनते हैं उसको समझाया है। तो त्वम के साथ पठती आएगा या नहीं देखते हैं। पहला है पठथ, ख पठसी, ग पठंती और घ पठथः। तो पठती के त्वम के साथ क्या आएगा यहाँ पर? पठसी। ये तो बहुत आसान है और अलग से पता चल रहा है। आगे है दूसरा, फलाह करंडके संति। फलाह, अब फलाह होता है या कुछ और होता है? फलाह अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि वो अशुद्ध है। तो हमें पता है वो नपुंसकलिंग शब्द है, तो ज़्यादा फल में क्या प्रयोग करते हैं? फलम नहीं, ख फलह नहीं, फलानी। हम प्रयोग करते हैं फलानी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर।
त्वौ बालकौ गच्छति। अब त्वौ बालकौ है तो दो बालकों के बारे में बात हो रही है और गच्छति एक वाली क्रिया है, तो क्या लगेगा इसमें? क गच्छसि, ख गच्छन्ति, ग गच्छति और घ गच्छतः। तो यहाँ पर गच्छतः जो है द्विवचन की क्रिया है जो त्वौ बालकौ के साथ लगेगी। आगे है आपका चौथा, राधा श्वः गच्छति। अब गच्छति को अंडरलाइन किया है लेकिन आपको वाक्य समझना है। श्व का अर्थ क्या होता है? हये का अर्थ होता है बीता हुआ और श्व का अर्थ होता है आने वाला कल। आने वाला कल में कौन सा लकार का प्रयोग होता है? लिट लकार का। हम यही तो कहेंगे कि कल ऐसा होगा, आने वाला कल है। तो होगा के लिए हम धातु वही ढूंढेंगे। इन्होंने तो लट लकार लगाया गच्छति में, तो लिट में कैसे चलेगी गम धातु? क गमिष्यति, ख अगच्छत, ग गच्छतु और घ गच्छसि। तो गमिष्यति क जो है वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से अशुद्धि संशोधन का प्रश्न जो है आपको हल करना है। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किसी किसी प्रश्न में आपको लिंग विभक्ति वचन अलग अलग का ध्यान देना पड़ सकता है, तो हर चीज़ को ध्यान से देकर पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही उसका उत्तर दें। आगे बढ़ते हैं पठित अवबोधनम। ठीक है, इसमें है जो हमारा 8वां प्रश्न, रेखांकित पदानी आधृत्य। रेखांकित पदों को आधार लेकर के समुचित प्रश्नवाचक पद आपको चुनने हैं। इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि इसमें वाक्य की हिंदी करके देखें और सोचें कि उसका प्रश्न क्या बनेगा और फिर उसकी संस्कृत आप ढूंढें आपके विकल्प में से। तो पहला प्रश्न है, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अत्र यहाँ पर जीवन दुर्वहम दूभर हो गया है, तो जीवन क्या प्रश्न बनेगा? कैसा हो गया है? पहला है क किम, ख कीदृश है, ग कीदृशम और घ कम। तो यहाँ पर क्या होगा? कीदृशम। कीदृशम जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जीवितम आया है तो हम कीदृश है नहीं लिखेंगे, जबकि उसका अर्थ भी वही है। तो कीदृशम यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स ऋषभः हलम उड्वा गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपाते है। वो जो बैल था हल को ढोते ढोते चलने में असमर्थ था तो खेत में गिर गया। क्षेत्रे मतलब खेत में। तो प्रश्न क्या बनेगा? कहाँ पर गिर गया? तो क कस्मई, क का कस्मई, ख के, ग कदा और घ कुत्र। तो कहाँ पर संस्कृत क्या होगी? घ कुत्र जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 है, त्वम मानुषात बिभेषि। तुम मनुष्य से डरते हो। तुम किससे डरते हो? तो किससे की संस्कृत ढूंढेंगे हम? क कस्मात, ख कुत, ग कस्या, घ कति। तो अलग से ही पता चल रहा है पंचमी विभक्ति है मानुष शब्द में, तो कस्मात किम शब्द रूप की भी पंचमी विभक्ति आएगी, कस्मात। चौथा है, आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि। आर्य की वंदना में, आर्य की तो किसकी? आपको यहीं से प्रश्न समझना है। क कस्मिन, ख कस्य, ग कस्या और घ कस्मई। तो पुल्लिंग में ही है आर्यस्य, तो उत्तर भी हमारा कस्य, ख जो है इसका उत्तर होगा, कस्य सही उत्तर रहेगा। 5वां है, अयम अन्येभ्यो दुर्बल है। यह दूसरों से दुर्बल है। अन्येभ्यो तो किन से दुर्बल है? ठीक है, तो हमें किम शब्द रूप के भी वही बहुवचन में पंचमी विभक्ति में देखना है। क का के है, ख का काभ्य है और ग कस्मात और घ केभ्य है। तो क्या होगा इसका जो उत्तर होगा सही केभ्य है, किन से दुर्बल है। किम शब्द रूप जो चलेगा हमारा और उसका भी बहुवचन आएगा। छठा है, तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। तपोवने तपोवन में, तो कहाँ पर? तपोवन में कहाँ पर? तो कहाँ पर की संस्कृत क्या होगी? क कुत्र, ख के, ग कस्याम, घ कुतः। तो कुत्र जो है यहाँ पर सही अर्थ उत्तर होगा हमारा। कुत्र मतलब कहाँ पर उसका नाम लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न निर्माण को यहाँ पर समझा है। प्रश्न निर्माण से पहले किम शब्द रूप तीनों लिंगों में अच्छे से याद होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको शब्द रूपों का ज्ञान होना चाहिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग का। उसके बाद प्रश्न आप जो वाक्य हैं सिर्फ उनको एक बार अच्छे से थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और बड़ी आसानी से आप ये कर पाएंगे। और हर कक्षा में जो है आपके ये शब्द रूप काम आते हैं, तो अभी आप याद करेंगे तो आगे भी आपके यही प्रयोग होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंग अनुकूलम उचित अर्थम चिनुते।
नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ आपको चुन के लिखना है। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न करने हैं। पहला है भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रसंग के अनुकूल, क्योंकि ये सारी लाइनें जो हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, हमारे पाठों से ली गई हैं। तो भयंकरा व्याघ्रमारी, जो भयंकर बाघ को मारने वाली थी, तूर्णम धाविता। तूर्णम का अर्थ क्या है इसमें आपको ये बताना है। तो तूर्णम का मतलब तेजी से, धाविता अर्थात दौड़ी। तो क में मंदम, ख शीघ्रम, ग वृथा और घ पूर्त है। तो यहाँ पर ख शीघ्रम जो है हमारा सही उत्तर होगा। तो इसमें जैसे जैसे आपको प्रश्न में दिया है उसी के अनुसार आपको उसका उत्तर ढूंढना है। दूसरा है व्याघ्रमारी काचिदीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है। बाघ को मारने वाली है कोई ऐसा मान करके बाघ जो है भय से व्याकुल चित्त वाला, नष्ट है, नष्ट मतलब घबरा गया वो। तो नष्ट है का यहाँ पर क्या अर्थ है, क खादित है नहीं, ख दत्त नहीं, ग कृत है और घ प्लायित है। प्लायित का मतलब हमें पता है ना, प्लायित भाग गया था वो डर करके। तो नष्ट शब्द का प्रयोग यहाँ प्लायित के अर्थ में किया गया है। तो घ जो है इसका सही उत्तर होगा। तीसरा है सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य अखंडलस्य अपि हृदम अद्रवत। सुरभि के वचनों को सुनकर, भृशम का मतलब है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क अति न्यूनम, ख वृषभम, ग बहुअधिकम और घ अनेक वारम। तो बहुत ज़्यादा का शब्द इसमें क्या आया है, ग बहुअधिकम, बहुत ज़्यादा। आपको शब्दों के अर्थ को समझना है, वो आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप पाठों की हिंदी को समझ लेंगे। चौथा है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति तथा। क्या क्रोधित हुई एवं भणति, इस प्रकार से, भणति मतलब बोल रही है, भण धातु बोलने अर्थ में। तो इसका देखेंगे हम, क कथयति, ख ताड़यति, ग गर्जति और घ हसति। तो इसमें क जो है कथयति, कह रही है या बोल रही है, वही हमारा सही उत्तर होगा। पांचवा है एकांते कांतारे क्षणमपि मेषात् संचरणम। एकांते कांतारे, कांतार क्या होता है, जंगल में, वन में, उसके लिए शब्द का प्रयोग होता है। तो देखते हैं, क ग्रामे, ख नगरे और ग वने और घ कृष्कस्य गृहे। तो वने, वन या जंगल के अर्थ में कांतार शब्द का प्रयोग होता है। तो ग जो है इसका सही उत्तर होगा। तो जो भी हमारा ये प्रसंग अनुकूल शब्दों के अर्थ हमने देखे हैं वो सारे पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। एमसीक्यू की जो वीडियोज़ हैं उनमें इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं अभ्यास के लिए, उनको आप ज़रूर देखें। आगे है प्रश्न 10, भाषिक कार्य संबंधानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम विकल्पे भय चिन्होतः। भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्नों के समुचित उत्तर विकल्प से चुनकर आप लिखिए। प्रश्न षटकम, 6 अंक का प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहला प्रश्न, क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। क्रोधित हुआ किसान, उसको उठाने के लिए बहुत बार उसने प्रयत्न किया, इसमें विशेष्य पद बताना है आपको। तो इसमें क्रुद्ध है, क्रोधित हुआ तो उसका विशेषण है, और जो कृषिवलः है क्या है, उसका विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य को पहचानना आप सीख लें। तो जो ख जो है कृषिवलः है वही हमारा सही उत्तर होगा। और इसके लिए हमें वाक्य को अच्छे से पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम अत्र शीघ्रम पदस्य पर्याय पदम किम। यहाँ पर जो शीघ्र पद है उसका पर्यायवाची बताना है हमें। तो क यदि नहीं, ख बद्धा, ग सत्वरम और ग तर्हि। तो शीघ्रम को तो सत्वरम ही बोलते हैं, सत्वरम का अर्थ होता है जल्दी। तो यही ग जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तीसरा है जानाम्यहम तस्य नामधेयम अत्र क्रियापदम किम। क्रियापद अर्थात धातु कौन सी प्रयोग हुई है वही बताना है इसमें। और इसमें धातु को छुपा देते हैं, वो आपको ढूंढनी पड़ती है। तो क जानामि, ख अहम, ग जानाम्यहम और घ तस्य। तो हमें पता है यहाँ पर जानामी अहम, इन शब्दों को जोड़ा गया है, ये संधि से जुड़ गए हैं। जानामी अहम अलग अलग शब्द हैं। तो जानामी जो है यहाँ पर क्रियापद है, क जो है हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, से कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। कठिनाई से भार को उठाता है। अत्र सरलतया इत्यस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। यहाँ पे सरलता से इस पद का विलोम पद आपको बताना है। क सह, ख कृच्छ्रेण, ग उद्वहति और घ भारम।
तो यहाँ पर सरलता मतलब सीधा आसानी से, और कृच्छ्रेण ख जो है कृच्छ्रेण मतलब कठिनाई से, ये जो है इसका सही उत्तर रहेगा। यानानां पंक्तयो, पांचवा है यानानां पंक्तयो ही अनंता। अस्मिन् वाक्ये किम विशेषण पदम। अब इसमें विशेषण पद बताना है। तो यानानां पंक्तियों, जो उनकी गाड़ियों की जो लाइन है वो अनंत है। तो क्या होगा इसमें बताइए। यानानां पंक्तियों ही अनंता, गाड़ियों की जो पंक्ति है, ठीक है। तो क यानानां, ख पंक्तय और ग अनंतः और घ ही। तो यहाँ पर अनंता जो अनंत है ये उसकी विशेषता है, और यानानां क्या यहाँ पर विशेष्य है। तो ग जो है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला है छठा, सव्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। वह बाघ वैसा करके जंगल में चला गया। अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्तृपद क्या है। तो क सह ख व्याघ्र ग काननम घ ययौ। तो यहाँ पर कर्तृपद कौन है, व्याघ्र, बाघ गया ना। तो कर्तृपद कर्ता वही होता है जो उसमें मेन बोलने वाला है या काम को करने वाला है। तो ख व्याघ्र हमारा सही उत्तर होगा। सातवां है अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च। अत्र विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर विशेष्य पद क्या होगा, अति दीर्घ प्रवासोयम, बहुत ही लंबा प्रवास है ये, ठीक है। तो अति दीर्घ ख अयम, ग दारुण और घ प्रवास है। तो प्रवास जो है यहाँ पर हमारा विशेष्य है, क्योंकि अति दीर्घ यहाँ पर हमारी विशेषता है, विशेषण है। तो विशेष्य पद होगा घ प्रवास है। अंतिम प्रश्न है हमारा, दुर्दान्तैर् दर्शनैरमुना शानेव जनग्रसनम। अत्र दन्तै इत्यर्थे किम पदम दत्तम। दन्तै इस अर्थ में कौन सा पद दिया गया है। क दुर्दान्तैर् दर्शनै, ख दुर्दान्तै दर्दान्तै, ग दर्शनै और घ जनग्रसनम। तो दर्शनै शब्द दंत के लिए दिया गया, हमने पढ़ा है इस पाठ में। तो इस तरीके से हमने पूरा जो आदर्श प्रश्न पत्र है यहाँ पर सॉल्व किया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हों आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो सिर्फ बहुत ही कम लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो देखने वाले होते हैं, और बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं व्यूवर्स वो अनसब्सक्राइब वाले ही होते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अगर यहाँ पर उपयोगी सामग्री मिल रही है पढ़ाई से संबंधित, तो अगर आपके कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है काम करने का। आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि संस्कृत से संबंधित सारी सामग्री जो है आपको समय समय पर अपडेटेड रूप में आपको देती रहूँ। आप सभी का चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।